Moving towards the third step of the income summary account to the retained earnings account, हमने जो प्रीवियस दो स्टेप्स को डिस्कस किया था, अब हम उनका जो बैलेंस हम मूव करके इनकम समरी अकाउंट में लेकर गए थे, अब हम इनकम समरी अकाउंट से मूव करके रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट की तरफ बैलेंस को शिफ्ट कर देंगे। अब हमारे पास इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 4665 का क्रेडिट बैलेंस। अब अगर हम इनकम स्टेटमेंट को एक नज़र देखें तो हमने देखा कि रेवेन्यूज़ में हमने लिखा हुआ था इंटरेस्ट रेवेन्यू, सर्विसेज रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यूज़ कितने हो गए $140 प्लस $10,100, तो हो गए $10,240। सिमिलरली एक्सपेंसेस अकाउंट्स में सप्लाईज एक्सपेंसेस थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंस हैं, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस हैं, एंड द टोटल ऑफ दीज एक्सपेंसेस इज़ 5575। तो हमारे पास नेट इनकम कितनी आ गई जब हमने रेवेन्यू में से माइनस किया एक्सपेंसेस को, तो हमारे पास नेट इनकम रिट्रीव हुई 4665 की, जो कि अगर हम एक दफ़ा दोबारा से कंसिडर करें या प्रीवियस को देखें तो इनकम समरी अकाउंट जो कि हमने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स के बाद क्लोज़ किया और इनकम समरी अकाउंट जो जनरेट हुआ उसका बैलेंस भी 4665 आ रहा है, जबकि आपकी इनकम स्टेटमेंट भी 4665 का बैलेंस ही शो कर रही है। इट मीन्स कि जो आपने दोनों एंट्रीज़ की जिसमें आपने अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को ज़ीरो पे क्लोज़ किया है, तो आपके इनकम समरी अकाउंट एग्जैक्टली सेम पिक्चर शो कर रहा है जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट शो कर रही है। तो ये एक टैली भी हो जाता है जब आप इनकम समरी अकाउंट को फॉर्मुलेट करते हो कि आपने इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर जनरेट की है या नहीं की हुई। जब हम इनकम समरी अकाउंट को टू द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट मूव करेंगे तो किस तरीके से हमारे एंट्रीज जो हैं वो फॉर्मुलेट होती हैं। इनकम समरी अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या बैलेंस शो कर रहा है, आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 4665 का। जब हमने इसको मूव करना है इनकम समरी अकाउंट को टुवर्ड्स द रिटेन अर्निंग अकाउंट, तो हमने दो चीज़ों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना है। पहली चीज़ कि नेट इनकम और दूसरी चीज़ नेट लॉस। क्या हमारे पास जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है वो हमें कौन सा रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले कर रही है, वो नेट इनकम का कर रही है, पॉजिटिव वैल्यू शो कर रही है, और नेगेटिव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द नेट लॉस जो है वो शो कर रही है। जब हमारे डिसीजन ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास नेट इनकम है या नेट लॉस है, देन वी विल स्पेसिफाई और डिसाइड कि हम इनको किस तरीके से क्लोज कर रहे होंगे। अब अगर हमारे पास इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस कि हमारे पास नेट इनकम का स्टेटस आ रहा था और नेट इनकम की वजह से इनकम समरी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्लोजिंग एंट्री किस तरीके से करेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको डेबिट करेंगे और रिटेन अर्निंग के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नाउ सपोज कि हमारे पास नेट इनकम की जगह नेट लॉस आता है, तो नेट लॉस जो है वो इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस की बजाय बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट बैलेंस शो कराएगा, और जब ये बाय डिफ़ॉल्ट डेबिट बैलेंस शो करवाएगा तो फिर हम लोग क्लोजिंग एंट्री के टाइम पे इसको क्रेडिट कर देंगे और रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब जब ये क्लियर हो जाएगा कि नेट इनकम और नेट लॉस है और हमने उसके अकॉर्डिंगली अपनी क्लोजिंग एंट्री को एडजस्ट करना है। अब जब हमारे पास जो प्रीवियस हम एग्जांपल को कैरी कर रहे थे उसके मुताबिक हमारे पास नेट इनकम जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था 4665, तो हमारे पास इनकम समरी अकाउंट 4665 से क्रेडिट बैलेंस से शो हो रही थी। अब हमने इस क्रेडिट बैलेंस को इस क्लोजिंग एंट्री की एडजस्टमेंट के थ्रू, हमारे पास नेट इनकम थी, क्रेडिट बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है, तो हमने जनरलाइज किस तरीके से किया एंट्री को कि इनकम समरी अकाउंट को जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था, हमने उसको डेबिट किया 4665 से और क्रेडिट कर दिया पैरेलल रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट को टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट टू द रिटेन अर्निंग अकाउंट हेड। डेबिट कर दिया हमने इनकम समरी के अकाउंट को 4665 से और क्रेडिट कर दिया रिटेन अर्निंग के अकाउंट को 4665 से। तो जो हमारे पास टी अकाउंट में 4665 का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा था इनकम समरी अकाउंट के,
वो अब यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री 3 के थ्रू सेटल होगा और 4665 से डेबिट हो जाएगा। और इस तरीके से ये वाला जो डेबिट है ये आपके इनकम समरी अकाउंट को भी ज़ीरो पे मूव कर देगा। और इसका बैलेंस कहाँ मूव करके ले गया? रिटेन अर्निंग अकाउंट के बैलेंस में। हमने जब स्टार्ट किया था क्लोजिंग एंट्रीज़ को, तो हमने ये कहा था कि हमने क्लोजिंग एंट्रीज़ के को 4 स्टेप्स में कवर करना है, और हम फर्स्ट 2 स्टेप से जो बैलेंस मूव करेंगे इनकम समरी अकाउंट में, हम थर्ड स्टेप में उस इनकम समरी अकाउंट के बैलेंस को मूव कर देंगे रिटेन अर्निंग्स अकाउंट के बैलेंस में। तो हमने थर्ड स्टेप में सक्सेसफुली इनकम समरी अकाउंट के बैलेंस को मूव कर दिया है रिटेन अर्निंग अकाउंट के बैलेंस में। और अब हमारा टी अकाउंट जो है इनकम समरी का वो भी ज़ीरो बैलेंस शो कर रहा है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ स्टेप, जिसमें हमने ये कहा था कि हम डिविडेंड अकाउंट को टू द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट जो है वो मूव कर देंगे। अब एक चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि हम लोगों ने जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स मूव किए थे इनकम समरी अकाउंट में, हमने उसको रिटेन अर्निंग अकाउंट में मूव करके वहाँ पे निल कर दिया बैलेंस। अब हमने लास्ट स्टेप पे डिविडेंड अकाउंट के बैलेंस को मूव करना है टू द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट बैलेंस। नाउ अब हम लोग अगर अपने ट्रायल बैलेंस को ही रिव्यू कर रहे हो तो हमारे पास डिविडेंड्स की अमाउंट आ रही थी 100 डेबिट से। इट मीन्स डेट वी आर हैविंग अ क्लोजिंग बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस इन द डिविडेंड अकाउंट्स एज $100। अब जब हमारे पास डिविडेंड अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे $100 आ रहा है और हमने उसको क्लोज करना है ज़ीरो पे, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे $100 से। सिमिलरली जब हम डिविडेंड्स को $100 से क्रेडिट कर रहे होंगे तो अपोजिंग साइड पर हम डेबिट एंट्री किसको पोस्ट करेंगे? रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट को, और उसको डेबिट कर देंगे $100 से। हमने कहा डिविडेंड अकाउंट को मूव कर रहे हैं टू द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट बैलेंस। तो हमने डिविडेंड का जो $100 का बैलेंस था उसको मूव कर दिया रिटेन अर्निंग्स अकाउंट के बैलेंस में, और रिटेन अर्निंग का बैलेंस जो है वो $100 से डेबिट हो गया। अब इस जनरलाइज एंट्री का इफ़ेक्ट हमारे टी अकाउंट्स पे किस तरीके से होगा? जो हमने प्रीवियस एंट्री डिस्कस की थी उसमें हमने रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस मूव किया था 4665 का, जब हमने इनकम समरी अकाउंट को क्लोज किया था। तो 4665 का ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये मूव हो गया था इनकम समरी के टी अकाउंट में, सॉरी रिटेन अर्निंग के टी अकाउंट में। अब जब हमने डिविडेंड को रिटेन अर्निंग में क्लोज करना है तो डिविडेंड का टी अकाउंट जो कि 100 का डेबिट बैलेंस शो कर रहा था उसको 100 के क्रेडिट बैलेंस के साथ हमने ज़ीरो पर कर दिया, और इस ज़ीरो के इफेक्ट ने इस 100 को डेबिट मूव किया टुवर्ड्स द रिटेन अर्निंग अकाउंट बैलेंस। अब रिटेन अर्निंग्स का जो टी अकाउंट है वो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस जो है वो 4565 से रिमेनिंग रह जाएगा। जब हमने डिस्कशन को स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा था कि हम ग्रेजुअली 1 बाय 1 इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स को, ये जो हमने आइडेंटिफाई किए रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, डिविडेंड अकाउंट्स, हम इनको ग्रेजुअली मूव करेंगे टुवर्ड्स रिटेन अर्निंग और इनकम समरी अकाउंट एंड देन टुवर्ड्स द रिटेन अर्निंग अकाउंट। और एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग एंट्रीज सिर्फ रिटेन अर्निंग्स अकाउंट का बैलेंस वो होगा जो कि हमारे पास ज़ीरो नहीं होगा, बाकी सब रिमेनिंग अकाउंटिंग हेड्स जो हैं वो हम निल कर देंगे। अब हमने रिटेन अर्निंग के बैलेंस को ज़ीरो क्यों नहीं किया? उसकी बेसिक रीज़न ये कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और हमारी अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग की ये कहती है कि रिटेन अर्निंग्स जो हैं वो चेंज होने चाहिए और उनका सर्टेन बैलेंस कैरी होने चाहिए टुवर्ड्स द बैलेंस शीट। रीज़न बीइंग व्हाट योर बिजनेस हैव डन थ्रू आउट द ईयर, कि आपके बिज़नेस ने पूरे साल में आपको क्या करके दिया है, वो रिटेन अर्निंग का बैलेंस जो है वो शो करवा रहा होगा कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसमें से कितने एक्सपेंसेस हुए, उसके बाद आपने डिविडेंड कितना पे आउट किया, और फिर एट द एंड इतनी इनकम थी या इतना जो इफ़ेक्ट था आपके बिज़नेस का वो पॉजिटिव, ऑपरेशंस का जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट था वो आपके बिज़नेस में एट द एंड ऑफ द डे इतना हुआ। अब क्लोजिंग एंट्रीज जब हमने सक्सेसफुली एंड की तो हमने कहा व्हाई वाज इनकम समरी नॉट यूज्ड इन द डिविडेंड्स क्लोजिंग एंट्री, कि हमने इनकम समरी अकाउंट को डिविडेंड को क्लोज करते हुए इनकम समरी का अकाउंट क्यों यूज़ नहीं किया, बजाय इसके कि हम
हम इस अकाउंट को भी इनकम समरी में करते और फिर एट द एंड एक ही इनकम समरी अकाउंट को रिटेन अर्निंग के अकाउंट में कर देते। उसके बजाय हमने पहले दो को इनकम समरी में किया, फिर इनकम समरी को रिटेन अर्निंग में किया और फिर अलहदा से डिविडेंड को रिटेन अर्निंग में जाके किया। तो उसकी रीज़न ये है कि इंस्टेड डिक्लेयरिंग एंड पेइंग द डिविडेंड एट द टाइम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ऑपरेशंस, कॉरपोरेशंस जो हैं वो डिसाइड करती हैं आफ्टर सक्सेसफुली कंप्यूटिंग द नेट इनकम कि हमने डिविडेंड कितना पे करना है। तो बेसिकली कॉरपोरेशन का मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन जो है रिटर्न पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द कंपनी टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है कि कॉरपोरेशन ने इनकम को या नेट इनकम को डिसाइड किए बगैर फॉर्मुलेट किए बगैर ये डिसाइड नहीं करना कि वो कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही हैं, अनलेस कि वो डिसाइड क्लियर पिक्चर नहीं ले लेती कि हमारे पास नेट इनकम कितनी आ रही है, वो तब तक डिविडेंड का डिसीजन नहीं ले सकती हैं। तो अगर हमने इनकम समरी अकाउंट के बैलेंस को रिव्यू करें तो हमें आइडिया ये हुआ था कि इनकम समरी अकाउंट का जो बैलेंस था वो वही था जो हमारे पास नेट इनकम या हमारी मंथली इनकम स्टेटमेंट ने शो करवाया था। अगर हम डिविडेंड के इफ़ेक्ट को यहाँ पर यूटिलाइज कर देते तो फिर नेट इनकम हमारी यहाँ से रिड्यूस हो जाती। तो कॉरपोरेशंस कभी भी नेट इनकम की फ़िगर फॉर्मुलेट किए बगैर डिसाइड नहीं कर सकती कि वो अपने शेयर होल्डर्स को कितना जो है डिविडेंड देंगी या कितने परसेंटेज जो है वो शेयर होल्डर्स को फ्रॉम देयर इनकम मूव होना चाहिए। तो क्लियरली डिसाइड होना चाहिए कि हम क्या देने जा रहे हैं अपने स्टॉक होल्डर्स को। सेकेंडली जो डिविडेंड है वो कॉन्ट्रा स्टॉक होल्डर इक्विटी अकाउंट है। Dividends are not the income statement account. They should not be dealt in the income statement account. Rather, these are contra stockholder equity accounts. So, must be dealt after the formulation of the income statement. अब ये it's contra to the retained earning accounts. How this is a contra to the retained earning accounts? जिस तरह ही आप डिविडेंड पे करते हो, आप there is an increase in your dividend, तो आपकी retained earnings कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और अगर डिक्रीज़ हो डिविडेंड की पेमेंट तो आपकी रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। से फॉर एग्जांपल 100,000 से आपकी नेट इनकम जनरेट हुई और उसमें से 20,000 का आपने डिविडेंड पे किया तो आपकी रिटेन अर्निंग हो गई 80,000 की। अगर आपने डिविडेंड को 20,000 से इंक्रीज़ किया 30,000 पे तो आपकी रिटेन अर्निंग डिक्रीज़ हो गई 70,000 पे। और अगर आपने डिविडेंड को डिक्रीज़ किया 20,000 से 10,000 पे तो आपकी रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज़ हो गई 80,000 से 90,000 पे। तो इसलिए फिर डिविडेंड को हम इनकम समरी अकाउंट में क्लोज नहीं करते, रादर वी यूज सेपरेट प्रोसीजर टू क्लोज द डिविडेंड अकाउंट्स। Second is, what would be the status of the retained earnings account? The statement of retained earnings show the period ending retained earnings after the closing entries have been posted. So retained earning का जो ledger है और statement of retained earnings है वो tally कर रहे होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्लोजिंग एंट्री के एंड पर क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए एंड थ्रू आउट कैरी होने चाहिए कि रिटेन अर्निंग्स वो सिंगल अकाउंट है इन द अकाउंटिंग क्लोजिंग एंट्रीज प्रोसेस जो कि क्लोज नहीं होता. It is only updated, it is not closed. So retained earning is the account that appears in the closing entry that doesn't close, rather it is updated from the previous balance. जो उसके ऑलरेडी बैलेंस कैरी हो रहा होता है उसमें सर्टेन अपडेशंस शो हो जाती हैं. अभी भी अगर हम अपनी लास्ट एंट्री को चेक करें तो हमने ये कहा कि रिटेन अर्निंग्स में 4,565 का बैलेंस जो है वो रह रहा है. तो ये वाली जो फिगर है जो कि रिटेन अर्निंग में अभी स्टिल कैरी हो रही है वो शो कर रही है कि हम क्लोजिंग एंट्रीज़ में रिटेन अर्निंग अकाउंट के स्टेटस को ज़ीरो पर मूव नहीं करते. हमने जो 4 अकाउंट्स क्लोज़ किए हैं अपनी क्लोजिंग एंट्रीज़ में वो है रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम समरी अकाउंट एंड डिविडेंड अकाउंट. और इन चारों अकाउंट्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैलेंस मूव हुआ रिटेन अर्निंग अकाउंट की तरफ. और रिटेन अर्निंग इज़ द ओनली अकाउंट हेड जिसका बैलेंस हम क्लोजिंग एंट्रीज से मूव करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ डिस्प्ले में लेकर जाते हैं.
this is how we dealt with the closing entries, and hope this lecture will help you out in understanding the 4 steps that are involved in the closing entries. Thank you so much.